यही कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा कहने का मौका ही नहीं देना चाहिए। आपको ईवीएम मशीन को ढंग से ठीक कर तब उसको यहाँ पर यूज में लाना चाहिए। आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी यही सब होता मिला था। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान में अगर हिंसा ना भड़की हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तो देखिए तेलंगाना का चुनाव रोमांचिक है। इस बार 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार के साथ नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर हम बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ी कई बातें, उससे जुड़े कई विवाद भी यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। और आज आपको बता दें 30 नवंबर है और 30 नवंबर को यहां पर तेलंगाना में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से यह मतदान शुरू हो चुका था, जिस बीच यहां पर तेलंगाना के कई बड़े नेता वोट डालने आए, कई साउथ सुपरस्टार यहां पर वोट डालने आए और जनता से भी अपील की कि वो अपने मतदान की शक्ति दिखाएं और अपनी सरकार यहां पर चुने, क्योंकि लोकतंत्र का एक महापर्व है जहां पर सबसे बड़ी भूमिका यहां पर मतदाताओं की बताई जाती है। जो मतदाता होते हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका यहां पर होती है। लेकिन उन मतदाताओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उन मतदाताओं के वोट के साथ क्या यहां पर छल हो रहा है, लगातार ये सवाल यहां पर उठ रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव निपटे, राजस्थान के चुनाव निपटे, चुनाव यहां पर निपटे छत्तीसगढ़ के, और सब जगह एक समान विवाद यहां पर बाहर आया। ईवीएम में गड़बड़ी, घंटों लोग लाइन में लगे रहे, नेता वोटों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होके ही वोट खरीदे जा रहे हैं। ये सारे विवाद सामने आए और अब यही विवाद तेलंगाना में भी सामने आ रहे हैं। मानो ये चीज अब चुनावों में आम हो गई है। लेकिन चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या संज्ञान ले रहा है, चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या रिपोर्ट लोगों को दे रहा है और किस तरीके से इन चीजों को खत्म कर रहा है, उसका जवाब शायद ही अभी तक किसी को यहां पर नहीं मिला होगा। लेकिन लगातार जनता यही सोचती है कि क्या हमारे साथ ठगी हो रही है या हमारे वोटों के साथ यहां पर धोखा दे रहा है, क्योंकि हम तो यहां किसी दूसरे प्रत्याशी को जिताने आते हैं जो हमारा मनपसंद है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई दूसरा प्रत्याशी यहां पर वो वोट चुरा लेता है। ये लगातार विपक्षी पार्टी द्वारा यहां पर कहा जाता है कि ईवीएम में छेड़खानी करके ही कुछ पार्टियां यहां पर अपनी जीत साबित कर देती हैं। लेकिन लगातार यहां पर वो पार्टियां भी इस बात को खंडन करती रही हैं कि ये आरोप गलत है। लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से एक ही महीने में 5 राज्यों में ऐसा होने लगे तो सवाल यहां पर उठता है, और ऐसे कई सवाल यहां पर हमारे पास हैं। और यहां पर हमारे साथ इस पूरी डिबेट में नेहा मौजूद हैं, उनसे यहां पर हमारे सवाल करेंगे कि क्या 4 राज्यों के चुनाव यहां पर निपट गए, चारों में एक ही विवाद, एक ही समस्या, और अब 5वें चुनाव में भी वही विवाद, वही समस्या। क्यों लगातार यही विवाद और यही समस्या जनता के सामने आ रहे हैं, मतदाताओं के सामने आ रहे हैं, और इसका क्या हल हो सकता है? देखिए दौलत, यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव 2023 में इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें कि आज आखिरी राज्य का चुनाव है। उससे पहले अगर मैं 2022 के चुनावों की बात करूं, जब यहाँ पर उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर गुजरात का चुनाव देखने को मिला था, तब भी यहाँ पर यही मुद्दे छिड़ते नजर आए थे कि प्रत्याशी जो मतदाता हैं उनका यहाँ पर ये कहना था कि हम वोट तो यहाँ किसी और को देते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी सीट्स हैं उन पर जीतता कोई और है, जो कि जिस प्रत्याशी की यहाँ पर उम्मीद भी नहीं होती है तो वो यहाँ पर जीतता नजर आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को दोषी बार बार ठहराया जाता है, क्योंकि आपने देखा भी है। मैं अगर आज की ही बात करूं तो आप देखिए कि आज तेलंगाना में चुनाव है। तेलंगाना चुनाव के दौरान कितनी सीट्स के बारे में ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है कि यहाँ पर 1-1 घंटे के लिए ईवीएम मशीन की खराबी सामने आई है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर लोक पर्व, इसको लोक पर्व कहा जाता है, जब भी कोई चुनाव होता है तो यहाँ पर लोक पर्व कहा जाता है। क्या इस लोक पर्व के लिए यहाँ पर तैयारियां जो इतनी आलिशान तरीके से की जाती हैं, यहाँ पर
पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी जाती है, यहाँ हर चीज की सुविधा करी जाती है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरत है ईवीएम मशीन, उसके साथ यहाँ पर जो छेड़छाड़ होती है उसमें गड़बड़ी की खबर सामने आती है, कभी वो बीच में खराब हो जाए, क्या उसको ढंग से यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है? अगर चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू होने हैं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जिनके अंडर भी ये पूरा मामला आता है ईवीएम मशीन को लेकर, उनको अच्छे से ईवीएम मशीन को चेक करना चाहिए ताकि यहाँ पर ये सवाल ना उठ सके। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ अगर कोई ईवीएम मशीन अगर खराब भी होती है तो, लेकिन यहाँ पर विपक्षी दल यही कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा कहने का मौका ही नहीं देना चाहिए। आपको ईवीएम मशीन को ढंग से ठीक कर तब उसको यहाँ पर यूज में लाना चाहिए। आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी यही सब होता मिला था, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान में अगर हिंसा ना भड़की हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, इन तीनों राज्यों में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का तो 2 चरणों में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, दोनों चरणों के दौरान हुआ, ये नहीं कि एक ही चरण, दोनों चरणों में यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट होता नजर आया। उसके बाद मध्य प्रदेश में तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत ही हो गई, और दोनों जो कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी, दोनों के बीच में यह लड़ाई झड़प देखने को मिली, गाड़ियों के ऊपर, मंत्री की गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी यहाँ होते हुए नजर आई। तो देखिए, इतनी पुलिस फोर्स तैनात करने का यहाँ पर क्या फायदा होता है जब हिंसा यहाँ पर भड़कनी ही होती है? तो पूरे सवाल यहाँ पर सरकार पर तो उठते ही उठते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकार पर भी सवाल उठने वाजिब होते हैं। यहाँ पर बात हमने ईवीएम की करी, लेकिन बात कुछ चुनावी समीकरण की जाए कि यहाँ पर 4 जो विधानसभा चुनाव हैं, 4 राज्य हैं, वहां पर उनमें से 3 में सीधे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखती है। लेकिन यहाँ पर साउथ बेल्ट की बात करें, तेलंगाना, कर्नाटक की, तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस सीधे टक्कर नहीं है, यहाँ पर और भी साउथ की अन्य पार्टियां हैं। तो क्या यहाँ पर एक मौका है कांग्रेस और बीजेपी के पास कि 24 की जमीन यहाँ पर तैयार करते हुए कुछ इस तरीके से चुनाव लड़ें कि उनका साउथ बेल्ट यहाँ पर मजबूत हो सके? क्या फिर दोबारा बीआरएस या फिर अन्य पार्टियां टिकने उनको नहीं देंगी? देखिए, तेलंगाना में जो, जैसे कि आपने बताया कि जो साउथ बेल्ट है और यहाँ पर जो नॉर्थ बेल्ट है, तो अलग अलग बेल्ट पर अलग अलग पार्टियों के हिसाब है। यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी पूरी सीधी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और तमाम पार्टियों को, कुछ सीट्स ऐसी हैं जिसमें कि यहाँ पर जो गठबंधन है, यहाँ पर केसीआर का और साथ में अन्य पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन कुछ सीट ऐसी है जहां पर भाजपा पूरे तरीके से टक्कर दे रही है। अगर मैं बाकी के राज्यों की बात करूं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो गया, ये तीनों राज्य यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस की पूरी टक्कर है। थोड़ी बहुत हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी मान लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2018 के चुनावों में भी कई सीटों पर जीत दर्ज की थी और यहाँ पर बात हुई थी कांग्रेस के साथ में। तो इस बार भी अखिलेश यादव तैयारियां तो करते नजर आए थे, लेकिन अब कितनी सीटें उनको यहाँ पर मिलती हैं वो अभी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। बात में यहाँ पर तेलंगाना की करूँ तो देखिए, तेलंगाना में कुछ सीटों पर यहाँ ओवैसी भी जीतते नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो भाजपा भी यहाँ आगे निकल रही है और कांग्रेस केसीआर भी आगे निकल रही है, लेकिन तेलंगाना में 2 बार चुने गए सीएम पद पर केसीआर जो है वो इस बार कौन सी पार्टी को अपने पाले में लाएंगे, इस पर अभी बड़ा संशय बना हुआ है। क्या वो भाजपा होगी, क्या वो कांग्रेस होगी, या फिर कोई और पार्टी भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो काफी तमाम पार्टियां यहाँ पर उठी हुई हैं इस बार तेलंगाना में। तो देखिए, तेलंगाना का चुनाव रोमांचिक है। इस बार 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार के साथ गठबंधन होगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस की हम बात करें तो इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनावों में साथ है। यहाँ पर उसको लेकर विवाद भी हुआ था अखिलेश और राहुल के बीच कि अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस साथ में होता तो क्या होता कि साउथ बेल्ट में पहले यहाँ राहुल अपनी पैठ बना लेते और 2024 और उनके लिए मुमकिन हो जाता कि क्या यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी 2024 में, क्योंकि इंडिया अलायंस विधानसभाओं में काम नहीं कर रहा, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि साथ में मिलकर कैसा काम करते हैं। तो क्या यहाँ जरूरी था कि इन चुनावों में इंडिया अलायंस साथ चलता? देखिए दौलत, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में काफी ज्यादा यहाँ झड़प देखने की मिली थी। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि जो इंडिया अलायंस यहाँ पर बना है वो राज्य के चुनावों को लेकर भी बना है, लेकिन इस बात की जो सफाई यहाँ पर पेश की कांग्रेस ने बाद में यहाँ पर अखिलेश यादव को बताया, क्योंकि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात यहाँ पर लग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ सपा के प्रत्याशियों को
अपना उतारकर उस सीट पर, जिस सीट पर 2018 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया था, जिस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ अनबन भरे देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ तब कांग्रेस ने ये सफाई देते हुए ये कह दिया था कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है ये लोकसभा चुनावों के लिए बना है, राज्य के चुनावों के लिए नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन राज्यों के चुनावों के लिए होता तो देखिए फिर यहाँ पर यह कहा जा सकता था कि इन गठबंधनों से मिलकर राज्यों में सरकारें बदल सकती थी, तब कुछ और बात होती। लेकिन अब यहाँ पर हर पार्टी की अपनी अलग अलग लड़ाई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने कई मुद्दों पर यहाँ पर बात करी और चुनाव यहाँ पर अभी संपन्न नहीं हुए। आखिरी विधानसभा के यहाँ पर चुनाव हैं, उसके बाद 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और लगातार 3 तारीख तक भी, दिसंबर तक भी यहाँ पर कई मुद्दे, कई विवाद सामने आएंगे और लगातार हम अपने कार्यक्रम में आकर इन पर चर्चा करते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।